नहीं, ये आपने, ये आपकी महानता है, इतनी आप तारीफ कर रहे हैं, हमसे तो बर्दाश्त भी नहीं होती। ठीक है, और आप सबका इतना प्यार है, मुझे खुद ही, मैंने हमेशा पहली वीडियो से कहा था कि मैं आप सबसे मिलना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा ना कि इंसान कमाना बहुत बड़ी बात है, पैसा हर कोई कमा लेता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, वो कम से कम याद करें। देखो, जन्म लिया है तो हम ऐसे ही नहीं मरेंगे, लोगों में अपनी छाप छोड़ के जाएंगे और अमर होके जाएंगे। तो आपका कैसा पेपर हुआ ये और बता दीजिए एक बार। तो पेपर अच्छा नहीं गया, कुछ टेक्निकल है ना, ग्लिच हुआ है, तो उस कारण से पेपर अच्छा नहीं रहा। शायद हो सकता है कि मेंस दोबारा हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये नकल वाले बच्चों का भी अलग हटा देते हैं तो पेपर दोबारा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी में बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि पेपर का लेवल कठिन रहना कोई बड़ी बात नहीं है, बस नकल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पेपर का लेवल कठिन रहेगा, सबके लिए रहेगा। क्योंकि अब तक जो पेपर का लेवल आता था उससे अच्छे बच्चे का नुकसान हो रहा था, क्योंकि जो बच्चा कुछ भी पढ़ता था वो सेलेक्ट हो जा रहा था। तो इस बार उन्होंने ये ठीक तो किया है कि पेपर का लेवल अच्छा रखा है, तो आप इसी तरीके से पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक वीडियो पहली बार में समझ आ जाएगी, हो सकता है 2 बार में आए, 3 बार में आए, 4 बार में आए, लेकिन आपको समझना है। आप ये समझिए कि आपको उसी रास्ते पे चलना है। वो रास्ता इतना स्लोप वाला है कि हो सकता है आप बार बार गिरेंगे, लेकिन फाइनली चढ़ना है आपको उसी रास्ते पर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, आपका क्या है? आप तो काफ़ी तैयार होके आए हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपके बाल भी मैगी स्टाइल में हैं। बताइए बताइए। हाँ, भाई को माइक दो, भाई की आवाज़ सब सुनना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? नमन सर। नमन नमन, नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। सर, तो अनअकैडमी पे मैंने कुछ टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखी थी। तो जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और टॉप किया है, वो लोग की एनसीईआरटी के पे फोकस करते हैं। अब मोस्टली हमारा ये थॉट रहता है कि एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या काम आएंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको बता करने या ना करने से वो क्या डिफर होगा? एक्चुअली क्या है ना, वो जो जितने भी आपने टॉपर्स देखे हैं, मैं भी उन सबको जानता हूँ, वो सारे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। पहली बात तो यूपीएससी वाले को तो एनसीईआरटी जरूरी है, तो अब उन्होंने पेपर दिया, उनके अच्छे मार्क्स आ गए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। देखो, आपको जीएस में कोई, आपका मेंस में तो जीएस है नहीं, प्री में, तो आपको जीएस में कोई 50 में 50 नंबर नहीं लाने। आप कोशिश करिए कि भाई अगर आप एनसीईआरटी आप पूरी पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि 5 महीने में तो शायद एनसीईआरटी भी खत्म नहीं होगी सर। तो मैं मैथ्स की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैथ्स की? अरे मैथ्स में तो बिल्कुल मुझे पता नहीं है कि एनसीईआरटी होती क्या है, बताओ आप। मैंने कभी नहीं देखी एनसीईआरटी, क्योंकि हमारे यहाँ चलती नहीं थी एनसीईआरटी, बड़े लेवल की चीज़ है। और मैं सारे क्लास का ट्यूशन पढ़ाया, मैंने 10, 12 सारे मैंने कोचिंग क्लासेज दी हैं। तो एनसीईआरटी की मैथ्स में कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा जीएस क्या पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ्स में कोई लेना देना ही नहीं है यार। हमारा फिर कोई रोल ही नहीं है। अगर एनसीईआरटी में कोई अच्छी बात है काम की, देखो टीचर का रोल क्या है। अब बच्चे तो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सर अब कैट की किताबें पढ़ना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं शुरू करनी है आपको। हम किस लिए? हमारा तो कोई काम ही नहीं है। आप कैट की एक किताब खरीदेंगे, उसमें 4 अच्छे सवाल ढूंढने में आपको 1 साल लग जाएगी कि इसमें कौन सा ऐसा सवाल है जो एसएससी में आ सकता है। तो ये काम है हमारा, ये आपका नहीं है कि अगर कैट लेवल के सवाल भी एसएससी में आ रहे हैं तो वो कौन कौन से आ सकते हैं या क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई हैं, ये काम हमारा है। ये टीचर का काम है कि वो खुद देखे प्रीवियस पेपर को और एनालिसिस करे कि अब पेपर कहाँ से आ रहा है और अब किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो ये हमारा काम है, ये आपका नहीं है। आप नहीं ढूंढ पाएंगे। आप 10 किताबें ले आएंगे, कैट के 40 क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेंगे, तो वो टाइम वेस्टिंग है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो या हम पढ़ा रहे हैं तो फिर उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। ये काम हम पे छोड़ दीजिए। आपका एनसीईआरटी, आप लिमिटेड कंटेंट आपको छांट के दिया जा रहा है कि ये क्रीम है, ऐसे समझ लीजिए कि आपको छाछ में से घी निकाल के दे जा रहा है, वो आपको पीना है। ठीक है? हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? बाल सेट करने में काफ़ी टाइम लगाया है, बोलिए। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्कार सर, यहाँ पर आने के लिए जो कोचिंग आप चलाना चाहते हो सर, उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। सर, एक ही क्वेश्चन है, जैसे जब मैथ्स की प्रैक्टिस करने बैठता हूँ ना मैं, तब उसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे सर मैं 8-10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लगाता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, कोई ऐसा आता है कि मतलब वो मेरे से नहीं हो पाता है, तो इसके बाद फिर नहीं बनता है, मतलब अपने आप में प्रैक्टिस चीज़ करता हूँ। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे भी होंगे जो ये कहते हैं कि 10 क्वेश्चन मैथ्स के करने के बाद उनको नींद आने लगती है या मन नहीं करता करने का। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है? तो उसकी वजह यही कि आपके पास सही रास्ते नहीं है। आप मुझे बताओ, इंदौर में तो इतनी भीड़ नहीं है। दिल्ली में क्या है, कुछ रास्ते ऐसे हैं कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 घंटे लगते हैं। 10 किलोमीटर, क्योंकि उन पर बहुत जाम है। इसका मतलब हमने रास्ता सही नहीं लिया। और आप अगर नोएडा से आगरा जाना चाहो, 185 किलोमीटर है, 1 घंटे में पहुंच जाओगे एक्सप्रेसवे से, क्योंकि रास्ता बहुत स्मूथ है और आपको थकान भी नहीं होगी। आप खुद ही देखते हो कि यहाँ भी कभी जाम में फंस जाते हो तो कितना बुरा लगता है।
अगर आप थक रहे हो इसका मतलब आपके पास सही तरीके नहीं है, आपके पास सही रास्ते नहीं है, तभी आप थकोगे। अगर आप, और यही पेपर में भी होता है कि बच्चा 50 क्वेश्चन करने के बाद थक जाता है, आगे बढ़ने का मन नहीं करता है, कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास सही तरीके नहीं। देखो आज की डेट में पेपर में क्वेश्चन कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, उतने टाइम में कर पाना बड़ी बात है, क्योंकि पेपर में बहुत सारे सवाल रहेंगे, आप कर तो लोगे, हो सकता है घर आके आप 100 के 95 सवाल कर दो, लेकिन पेपर में नहीं कर पाए, और आपको करना पेपर में है। और वो तभी कर सकते हो जब आपके पास ऐसे तरीके हो जिनमें दिमाग कम लगता है। अभी तो मैंने अर्थमेटिक पढ़ाया नहीं, जब मैं अर्थमेटिक अभी पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि मेरा अर्थमेटिक पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। मैं सिर्फ 2-3 लाइनें ही लिखता हूँ हर सवाल में। कई बच्चों को तो बिल्कुल ऐसा हवा तक नहीं लगती, क्या हो गया। आप प्रॉफिट लॉस बहुत कठिन कहते हैं, मैं प्रॉफिट लॉस का आप कोई सवाल में 2-3 लाइन से ऊपर लिखता ही नहीं, लिखी नहीं जाती, उससे पहले उत्तर आ जाता है। यही मैंने अलजेब्रा में भी सिखाया कि जो हम वैल्यू आप देखते थे √2 √3 2 -3 पुट कर रहे थे, हमने उसको 0 करके कितना आसान बना दिया। तो ये सारी बातें कि हमारे पास सही तरीके नहीं है। जब आपके पास सही तरीके और अच्छे तरीके आ जाएंगे ना तो कुछ बचेगा नहीं, फिर आप जरूर सफल हो पाएंगे। और 90 क्वेश्चन तो इस कठिन पेपर में भी आप कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और 180 नंबर स्कोर कर पाना इस कठिन पेपर में बहुत बड़ी बात है। और कोई बच्चा क्या पूछना चाहता है? हाँ सर, इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि हमने जो पढ़ा हुआ नहीं है ना, बट पढ़ा हुआ नहीं आया नहीं, जो पढ़ा हुआ नहीं है ना उसे पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, और मैथ में ही ऐसा क्यों होता है? इंग्लिश में कभी फील नहीं होता, कितना भी कठिन हो सब चलता है, मजा आता है पढ़ने में। एक बार मैं समझ नहीं पाया, दोबारा क्वेश्चन बताओ। सर इंग्लिश में जो है ना अच्छा इंटरेस्ट रहता है, भले ही पढ़ाना हो फिर भी पढ़ने में मजे आते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैथ्स में आपका मन नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ ब्रिटेन से हैं, कहाँ से? इंग्लिश आपको बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इंटरेस्ट है हमारा, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं इंग्लिश के पेपर में कभी 2 घंटे नहीं अटेंड कर पाया, मुझे 1 घंटे में ही चक्कर से आने लगते थे। PQRS देखना तो मैंने आज तक PQRS कभी सॉल्व ही नहीं किया, मैं हमेशा CC भर के आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने PQRS पढ़ लिया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक गणित कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो इंग्लिश में आप उतना ही कर सकते हो जो आपने पढ़ा है। गणित में तो अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया, फिर चाहे सवाल अलग क्यों ना आ जाए, आप हर सवाल कर लोगे। तो वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे आपका इंटरेस्ट अगर कम है तो आप अभी बेसिक से स्टार्ट करो, छोटे छोटे क्वेश्चन करो। आप पहली बार में ये नहीं कि आपने बहुत कठिन सवाल उठा लिए, बड़ी बड़ी किताबें आप सीधे कैट की किताबें उठा लाए, वो हाथ में पकड़ के अच्छी लगती है, जैसे आप लेके जो लोग लड़ा कैट की किताबें पढ़ रहा है, रोला हो जाएगा। आप कहते हैं रोला नहीं करना, अभी आपको बहुत बेसिक कोई भी किताब ले लीजिए, चाहे वो RS अग्रवाल है, कोई भी बेसिक से किताब ले लीजिए, उससे पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको समझ आने लगेगी, फिर गणित में भी इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि बिना गणित के CGL नहीं निकल सकता, क्योंकि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 250 में 240 245 स्कोर करना है, ठीक है। अभी आपने तैयारी स्टार्ट की, नए हो? सर हाँ नए हो ना तभी। और पुराना कौन है भाई? सर तुम पुराने हो, काम मोहनजोदड़ो की सभ्यता से बरामद किया था भाई। इनको माइक दो भाई साहब को। हाँ, एक और क्वेश्चन है, पूछिए पूछिए। सर एक वर्ड था अस्पताल लोगों के लिए, खासकर इंजीनियर लोगों के लिए, जो कि अस्पताल अपने आप में फील करते हैं कि हम अस्पताल। अच्छा अच्छा, जो सोचते थे वैसा नहीं कर पाए, उनके लिए 2 लाइनें कहूँ? बिल्कुल कहूँगा भाई, इनसे माइक ले लीजिए। हेलो सर, हाँ मैं कहना हाँ, अरे आपके लिए बिल्कुल कहूँगा, बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा आप कहना चाहते हैं? अरे गजब, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनना चाहता हूँ, बताइए बताइए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो तुम नींद चैन से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जैसे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैंने कही है। आप इंजीनियर हैं क्या? आप नहीं है इंजीनियर? वेरी गुड। घर में कोई रहा होगा, इन्होंने वो दर्द फील किया होगा, तभी ऐसी आवाजें निकल रही हैं। नहीं सर, मेरे डैडी इंजीनियर हैं। डैडी? यार बहुत पुराने जमाने के आदमी, आपके डैडी इंजीनियर है, बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। उस टाइम पे ऐसे होता था कि इंजीनियर साहब का घर कौन सा है, तो 3 लोग बताने जाते थे ये घर है। आज अगर किसी से पूछे इंजीनियर का घर, तो ऐसे कह देता है यार जिसे पकड़ ले वही इंजीनियर है। हाँ, इन भाई साहब को माइक दिया जाए। ये देखो टेस्ट सीरीज का ऐसा है, क्योंकि पहले जो टेस्ट सीरीज का होता था ये होता था कि टीचर डिस्कशन करता था, तब तो मज़ा भी आता था टेस्ट सीरीज देखने में। आजकल वो कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल खत्म हो गया। वैसे मैं शुरू कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को कि टेस्ट सीरीज का डिस्कशन यूट्यूब पे प्रोवाइड करें, कम से कम एक वीक में अगर
ज़्यादा नहीं हो सकता तो 2 टेस्ट सीरीज का डिस्कशन प्रोवाइड करें, ताकि बच्चा टेस्ट सीरीज देने का जब तक यही नहीं देखेगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्योंकि आप देखते हो कि कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो उस टेस्ट सीरीज के सोल्यूशन में इतने पुराने तरीके लिखे हुए हैं, क्योंकि हर आदमी सिर्फ कमाने के पर्पज से टेस्ट सीरीज बना रहा है, सिर्फ उसको पैसा कमाना है। मैं तो कहता हूँ यार पैसा भी कमाओ, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कम से कम क्वालिटी दो। क्योंकि टेस्ट सीरीज किससे बनवाई जा रही है? जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है 3 साल से, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करे, घर से भी पैसा नहीं आ रहा, तो वो टेस्ट सीरीज बनाना चालू कर देता है और कोचिंग वाले उसे ही रख लेते हैं। क्योंकि जो सेलेक्ट हो जाएगा वो तो आएगा नहीं टेस्ट सीरीज बनाने, आप बताओ वो क्यों आएगा? तो जो खुद सेलेक्ट नहीं हो पाया वो टेस्ट सीरीज खाक बनाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो टेस्ट सीरीज मुझे लगता है जहाँ पे फ्री मिल रही है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसके लिए कोई पैसा खर्च करके या एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज से बस इतना ही देखो कि जो टेस्ट सीरीज आप दे के आ रहे हो उसका बस सोल्यूशन जरूर मैच करो कि आपने कहाँ गलती की, कौन से सवाल गलत हुए हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन अगर नहीं करोगे तो उसका मतलब नहीं है कोई टेस्ट सीरीज का। और कोई भाई कुछ पूछना चाहते हैं? भैया को माइक दो भाई। सर क्लासेस स्टार्ट करूँगा यार 5 अप्रैल के बाद से प्लान कर रहे हैं, 2-4 दिन लेट हो सकता है, लेकिन 5 अप्रैल सोचा है कि इस तारीख से हो जाने चाहिए। वैसे मैं जितनी सारी चीज़ें सोचता हूँ करता हूँ, कोई फेक कमिटमेंट है ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं रहती। हाँ जी भाई साहब। सर जैसे चीज़ें अपने को आती हैं, अपडेट करने का तरीका क्या होना चाहिए अपने को कितना बेहतर करना? हाँ बिल्कुल यार, पढ़ते रहिए। जैसे अब आपने मान लेते हैं एक किताब खत्म कर दी, जैसे मैंने कैसे किया था भाई, एक किताब खत्म कर दी, ये नहीं कि किताबें 100 लाइन खत्म एक भी नहीं की, किसी पे 2 लाइन लगा के छोड़ दी। एक किताब अगर खरीदी तो पहले उसे कंप्लीट करो, एकदम उसे पी लो उठ के। उसके बाद जब आप दूसरी किताब उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार 70% तो वही है जो पहली किताब में था, क्योंकि सारा गणित अलग अलग तो है नहीं। फिर आपको नया 30% पढ़ना ही रहता है। तो फिर टेस्ट सीरीज लगाओ, जो मैं PDF देता हूँ, बहुत सारे लोगों को मिलती होंगी PDF, बड़े अच्छे सवाल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जब ये PDF आ गई है तो फिर आप किताब ना खरीदो कोई तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने हर किताब से अच्छे सवाल छांट दिए हैं। वो PDF बहुत अच्छी है, भले ही एक PDF को करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो जेन्युइन सवाल है। मैंने क्या किया, मान लेते हैं एक तो सारे बेसिक सवाल उठा लिया हर टाइप के, उसके बाद एक किताब में 5 सवाल नहीं थे वो 5 डाल दिए, एक किताब में 6 सवाल नहीं थे वो सवाल डाल दिए। तो ये काम हमने कर दिया। आप PDF अगर सॉल्व करते हो अर्थमेटिक की जितनी भी हैं तो वो सफिशिएंट है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसमें सारे टाइप के सवाल कवर कर दिए गए और वो अपडेट भी हो रही है। जैसे अब जो मेंस के सवाल आए, अगली बार जो PDF मिलेंगी सेम चैप्टर की, उसमें मेंस वाले सवाल भी इंक्लूड कर देंगे जो नए आए हैं। और बताइए। हाँ, आप थोड़े से परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, परेशान नहीं है, सब सही है ना? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मतलब चीज़ें हमको आती हैं तो सर मैं उससे अपना अप्रोच लगाना चाहता हूँ, वो नहीं है। हाँ सर, फॉलो कर लेते हैं हम दूसरों को कि सर खुद की दिमाग नहीं लगा पाते। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। वो पता तब आता है जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस की चीज़ है। जैसे आज मैंने इतना पढ़ लिया तो मैं नए तरीके बना पाता हूँ, या आप कोई नया सवाल पूछेंगे तो मैं उसके तरीके बना पाऊंगा। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। जब आप 10 तरीके किसी से सीख लेंगे तब आप 11वां खुद बना पाएंगे। आप अगर सोचें स्टार्टिंग की फेज में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। वो हमारे साथ भी था कि हमने भी बहुत मेहनत की, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें की, तभी जाके ऐसा हो पाया। सर क्या ये पॉसिबल है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट? क्या पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा क्यों नहीं यार। हार्डवर्क एक अपना अलग है। अगर आप लगातार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, लगातार ही, जैसे मेरे को गणित में बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। खुद मेरे पास एक पाजी 2014 में आए, MCA की नौकरी छोड़ के बड़े फ्रस्ट्रेट थे, कह रहे प्राइवेट नौकरी में बड़ा परेशान हो गया हूँ, और उन्होंने एक दूसरे गणित पढ़ भी रखी थी, कह रहे बात बन नहीं रही कहीं भी, और इस बार भी प्री में 96 नंबर आए। मैंने पूछा कट ऑफ भी 96 गई है, और उनके नंबर भी 96 थे। 2014 की बात बता रहा हूँ। और मैंने उनको ऐसे ही, मेरा आदत है हमेशा कि मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि इस साल नहीं होगा, मैं सबको ये बोलता हूँ यार इसी साल होगा, क्यों टेंशन लेते हो। भले मुझे भी दिख रहा होता कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको यही बोलना है कि इसी साल होगा, और कुछ भी कठिन नहीं है। मैंने यही बात उनको बोली थी। बोले नहीं सर अब इस बार तो क्या ही होगा, मैं तो 2015 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा इस बार कोशिश करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो 15 तो देना ही है। गणित में लेके आए 187 नंबर, इंग्लिश में 175, और पहली बार में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, उनको दिल्ली के दिल्ली नहीं मिल गया, दिल्ली के रहने वाले थे। और मुझे अब लगता है कि अगर उनका उस वक्त ना हुआ होता तो हो सकता है 2015 में भी नहीं होता और 16 में भी नहीं होता, क्योंकि फिर तो होना बंद हो गया। 2014 तक ही सिलेक्शन हुए थे, क्योंकि आपको भी मालूम है 2015 में जितनी वैकेंसी थी उतनी वैकेंसी 2014 में केवल सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की थी। आप देखते हो ना, जितने भी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हैं सारे उसी दौर के बने हुए हैं जब इतनी वैकेंसी हुआ करती थी। 5000 के आसपास वैकेंसी सिर्फ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की थी। तो पहले सिलेक्शन लेना आसान था, अब 2015 से थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो आप कट ऑफ पे नंबर ला के भी सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू, ठीक है। और भाई कोई पूछना चाहता है इनमें? आप लोग कुछ नहीं पूछना चाहते हैं? हाँ